Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So we are on day 3 of the crash course. तो अगर आप में से कोई BCA, BBA, BBM, BMS के लिए तैयारी कर रहा है MAH CET 2024 का, तो आप लोगों के लिए ये जो क्रैश कोर्स है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज हमारा डे 3 है जहाँ पे हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश एंड रीजनिंग हो चुका है जो कि कल और परसों के दिन में था। तो आज हम मैथ्स के साथ में शुरू करने वाले हैं और मैथ्स में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, HCF एंड LCM। तो ये क्या होता है और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, उन सभी चीज़ों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में हमारे पास में इन टोटल 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ओके, सो कल के दिन में हमारा जो रीजनिंग वाला था उसमें लगभग हमने 27 क्वेश्चंस किए थे। तो आज 20 क्वेश्चंस होने वाले मैथ्स के ऊपर। ठीक है, अब मैथ्स थोड़ा सा हमेशा ट्रिकी टॉपिक रहा है काफ़ी सारे लोगों के का, लेकिन फिर भी आज हम बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में देखने वाले हैं कि सिलेबस में क्या आता है। अब इसमें अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट्स रहे, कोई और कुछ और अपडेट्स की ज़रूरत है, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर updatestoday.in। इसके ऊपर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ये क्रैश कोर्स आप ही लोगों के लिए है, तो इसीलिए सब्सक्राइब करो। बिकॉज अभी भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 25% लोग ही सब्सक्राइब्ड है हमारे। एट अ मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक तो लोएस्ट पे आया भी नहीं हूँ। तो 75% पीपल आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब। क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब तो करो। चलो ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज के लेक्चर्स के नोट्स एंड वर्कशीट्स, आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये वर्कशीट्स और नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग में इसलिए मैं बता देता हूँ हमेशा कि जब भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो उसके बाद में, तुरंत उसके बाद में, जस्ट जैसे लेक्चर खत्म होता है आपका, तुरंत ही हम ऑलमोस्ट 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता, तुरंत हम आपको अपलोड कर देते हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। हम अपलोड कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो स्कैन करके भी, ये QR कोड्स को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। ठीक है, तो लेक्चर के नोट्स और वर्कशीट्स मिल जाएंगे। इनकेस कोई मिस आउट हुआ है अभी तक, तो वो सब कुछ वहां पे अपलोडेड ऑलरेडी है। और एक चीज का एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर काफी सारे लोगों का लाइक डाउट, नहीं काफी सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कंप्यूटर का लेक्चर कब होगा, रीजनिंग का लेक्चर। तो देखिए, टाइम टेबल ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, टाइम टेबल हमने ऑलरेडी बता दिया। जब हमने कोर्स डिक्लेयर किया था तो उसी टाइम पे हमने बता दिया कि टाइम टेबल क्या होने वाला है। और टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोडेड है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, वहां भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। फिर भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर पूछो, कमेंट बॉक्स उसी लिए आप लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। तो अब नंबर सिस्टम यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा, नंबर सिस्टम पे आने से पहले ना मैं एक चीज आप लोगों के लिए क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर मैथ्स बहुत ट्रिकी वाला आने वाला है क्या, मैथ्स डिफिकल्ट वाला रहेगा कि सिंपल वाला रहेगा। तो देखिए, मैथ्स यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं, दिस इज अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक के टॉपिक्स यहाँ पे कवर अप होने वाले हैं। तो अरिथमेटिक में लाइक सिंपल मैथ्स, बेसिक मैथ जो कि अब तक हमने 10th स्टैंडर्ड तक देखे होंगे, वही मैथ्स और कुछ एक आधा टॉपिक होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, तो वही बस यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है। तो 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स लाइक अरे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें ना यहाँ नहीं आने वाली हैं। ठीक है, तो बी लाइक थोड़ा काम रहिए आप लोग, ज्यादा टेंशन मत लीजिए मैथ्स को लेके, बिकॉज सिंपल मैथ्स ही यहाँ पे रहने वाला है। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि रीजनिंग और मैथ्स एक ही सेक्शन में आने वाला है, और दोनों को मिला के यहाँ पे कितने क्वेश्चंस बनने वाले, दोनों को मिला के 30 क्वेश्चंस बनने वाले। तो 15-15 का डिवीजन, लगभग यहाँ पे इक्वल डिवीजन हम मान के चल रहे हैं कि रहेगा। तो 15 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स, 15 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग रहने वाला है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के बेस पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहेगा, बट 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो एक मिनिमम तो रहने वाला ही है, वो तो श्योर है। 2 क्वेश्चन लेकिन हम एक्सपेक्ट करें थोड़ा सा नंबर सिस्टम, क्योंकि थोड़ा सा नंबर सिस्टम और HCF LCM जो टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन लगभग हमने जितने भी और पेपर्स को एनालाइज किए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो लोग डाल देते हैं। 2 क्वेश्चन तो हमको मिनिमम मिल जाते हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन मिल गए तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे यार, और 2 मिनट का टाइम वेस्ट हम इसके ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऊपर कितना 54 सेकंड्स, 54 सेकंड्स एग्जैक्टली हमको मिलता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। चलिए आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। ज़्यादा टाइम और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है हमको, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं नंबर सिस्टम पे। अब नंबर सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार।
देखिए नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स में सबसे पहला चैप्टर होता है कि नंबर्स कौन-कौन से टाइप्स के होते हैं, उनका नंबर का बिकॉज़ एंटायर मैथमेटिक्स रन्स अराउंड नंबर्स, ठीक है? तो वहाँ पे नंबर समझना इम्पोर्टेंट। अब न नेचुरल नंबर सबको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर्स नेचुरल नंबर प्लस 0 कर दोगे तो होल नंबर हो जाता है, मतलब कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो 0 से जो शुरू होता है उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स में ना नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दो तो इंटीजर्स बन जाएगा। अब यहाँ पे ये आता है माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अच्छा कुछ लोगों को ना कभी-कभी ना इंटीजर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 2, 3 और 4/2 या और 2.5, ठीक है? 2.5 और समझो -7.1। तो इसमें से कौन सा इंटीजर है, कौन सा नहीं है? ओके? देखो 2 एक कंप्लीट नंबर है। हम जब भी इंटीजर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डेसिमल नहीं होना चाहिए। डेसिमल का कुछ भी पार्ट नहीं। डेसिमल अगर होता भी है तो अगर देखो मैं फॉर एग्जांपल डेसिमल 0 लिख दूँ ना तो ये चलेगा बिकॉज़ 2 इज़ नॉट इन कंप्लीट नंबर। ये फ्रैक्शन में नहीं है ना। ओके दिस इज़ नॉट इन फ्रैक्शन। तो कंप्लीट नंबर चाहिए हमको। वहाँ पे कुछ भी डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू 0 चल जाता है बिकॉज़ 0 मतलब वहाँ पे उसका मीनिंग है कि कुछ भी नहीं है। ओके? सो डेसिमल 0 होना चाहिए या फिर डेसिमल वैल्यू हमको नहीं चाहिए। तो वो होता है इंटीजर, ठीक है? तो 2 वैसे ही 3 ये क्या है? ये इंटीजर्स हैं। अब देखो बहुत से लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4/2 इंटीजर नहीं, कुछ लोग बोलते हैं है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं है। ये एक्चुअल में इंटीजर है। यस ये इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? देखो 4/2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 4/2 विल बिकम व्हाट 2 बिकॉज 2 1s एंड 2 2s are, so this is actually an integer. Okay, so every integer can be expressed as an in a form of a fraction. Okay, सो दिस इज एन इंटीजर तो सॉल्व करो। लेकिन 2.5 और -7.5 इज कंप्लीटली नॉट एन इंटीजर बिकॉज यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आपको मिल रही है। ओके तो वहां पे हमको डेसिमल वैल्यू मिल रही है इसलिए ये इंटीजर नहीं है। आई होप सो क्लियर विद द इंटीजर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं डेसिमल नंबर्स बट कैसे? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये या तो टर्मिनेटिंग रहेंगे, ओके या फिर रिकरिंग रहेंगे। कैसे रहेंगे? टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मतलब कि 2.5 रुक गया ना, फिर रिकरिंग मतलब कि जैसे 3.3333 ये चलते जा रहे हैं लेकिन एक ही नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं रिकरिंग। या फिर एक और हम टाइप देख सकते हैं कि 3.414141। ओके अब मेरे एग्जाम्पल 3 के साथ शुरू हो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ 3 वाले नंबर्स ही रिकरिंग नंबर होते हैं। ओके सो डोंट बी कंफ्यूज। तो यहाँ पे हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 3.41 रिकरिंग। ये बार जो ऊपर मैं डाल रहा हूँ इसका मीनिंग होता है रिकरिंग का एक सिंबल होता है ये, ठीक है? तो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ओके फिर उसी का अपोजिट कर दो तो इरेशनल हो जाएगा। डेसिमल नंबर ही लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग। ओके नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है? तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कैसे? नॉन रिकरिंग ये होता है इरेशनल नंबर, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल 3.14122173 ऐसा समथिंग चलते ही जा रहा है वो, तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। ओके रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द एडिशन ऑफ रैशनल प्लस irrational is called as an real number, ठीक है? सो रैशनल प्लस इरेशनल को हम बोलते हैं रियल नंबर। अब इसको अगर ना हम थोड़ा डायग्रामेटिकली भी समझें, डायग्राम के थ्रू समझें इसको तो ये हमको ना और इजीली भी समझ में आ सकता है। तो अब जैसे अगर हम जब रियल नंबर के बारे में बात करते हैं तो ये समझो रियल नंबर है। ओके दिस इज एन रियल नंबर। अब अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर आता है इरेशनल नंबर, ठीक है? इरेशनल नंबर के अंदर कहीं पे आता है रैशनल नंबर, उसके अंदर कहीं आता है इंटीजर, उसके अंदर आता है होल नंबर और उसके अंदर आता है नेचुरल नंबर।
तो इस टाइप का यहाँ पे हमको एक लाइक हम बोल सकते हैं कि इस टाइप का हमको एक डायग्रामेटिकली हम समझ सकते हैं। सो ऐसे नंबर्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। आई होप सो क्लियर विद इट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर सिस्टम हो गया, कुछ और पॉइंट्स को हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इवन है, अब इवन नंबर क्या होता है, जो भी नंबर डिवाइड बाय एन हो, लाइक डिवाइड बाय 2 हो, ओके, एन को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से और रिमाइंडर यहाँ पे हमको रिमाइंडर 0 मिलता है, ओके, लाइक 4 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 से तो यहाँ पे क्या मिलता है, 2 मिलता है, ओके। 7 को डिवाइड करूँ अगर मैं 2 से तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे रिमाइंडर 1 मिल जाएगा, राइट। तो 7 इज एन ऑड नंबर, ओके, और ये क्या है, 4 इज एन इवन नंबर। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज हम रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, जिस नंबर का कोई फैक्टर नहीं हो उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसे नंबर्स, इनका कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन कंपोजिट नंबर उसके अपोजिट होता है, प्राइम का अपोजिट होता है कंपोजिट। लाइक फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, एवरी इवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, पहली तो चीज ये पकड़ लो। और कुछ ऑड नंबर्स जो होते हैं वो भी कंपोजिट होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 9। अब 9 को देखो हम फैक्टर कर सकते हैं, 3 into 3 कर सकते हैं फैक्टर, राइट। तो अगर इसको फैक्टर कर सकते हैं तो हम उसको लिखेंगे कंपोजिट नंबर, ओके। पर अगर किसी नंबर को हम फैक्टर नहीं कर सकते, मतलब फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे किसी और नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ओके। अब देखो एक पॉइंट अभी मैंने बोला कि एवरी इवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो यहां पे मैंने प्राइम नंबर में 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी और के फैक्टर में नहीं लिख सकते हम लोग, इसको लिखना तो मैक्सिमम 1 into 2 ही लिख सकते हैं। तो यहाँ और 1 into 2 तो हम 1 into n किसी को भी के लिए भी लिख सकते हैं ना। तो हम अगर n देखें तो n कैन बी रिटन एज व्हाट, n into 1, so even 3 can be written as what, 3 into 1। तो 1 इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द नंबर्स, तो 1 तो सबके लिए कॉमन फैक्टर है। तो इसीलिए एक जो 2 यहाँ पे हमारा बनता है, ये इसको हम बोलते हैं स्पेशल, एक स्पेशल क्राइटेरिया है इसको। तो इसको हम बोलते हैं इवन प्राइम नंबर। कभी कभी ना क्वेश्चन आता है, एक 1 मार्क्स का ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन प्राइम नंबर, ओके। तो इवन प्राइम नंबर कौन, जैसे और ऑप्शन दे देंगे 2, 4, 6, 8 ऐसा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन प्राइम नंबर, तो आपको पता होना चाहिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, अकेला एक इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी साथ में है, ओके। आई होप सो क्लियर विद इट। चलिए गुड गोइंग। नेक्स्ट, रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होता है, रिलेटिव प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर्स हो सकता है, लेकिन वो दैट मीन्स कि नंबर्स दैट आर कॉम्पोजिट इन नेचर, ठीक है, कॉम्पोजिट हैं, लेकिन उनके बीच में कोई भी नंबर, उनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 4 देखें तो 4 कैन बी रिटन एज व्हाट, 2 into 2, एंड 5 कैन बी रिटन एज व्हाट, 3 into 5, सॉरी 15, हाँ, तो 15 कैन बी रिटन एज 3 into 5, राइट। तो हम लिख सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे 4 और 15 दोनों ही कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, यस दे आर कॉम्पोजिट। तो ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और इनके फैक्टर्स हैं 2 into 2 और 3 into 5। तो इनका क्या कोई भी फैक्टर्स मैच कर रहा है, आर देयर एनी फैक्टर्स मैचिंग, नो। सो इन दैट केस दीज टू नंबर्स विल बी कॉल्ड एज रिलेटिव प्राइम नंबर्स, ओके। तो इनको हम बोलेंगे रिलेटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्लियर विथ इट, आई होप सो, राइट, गुड गोइंग। तो थोड़े से कंसेप्ट्स हैं यहाँ पे, थोड़े से अलग कंसेप्ट भी हम देख रहे हैं, ओके। शायद से आपने नहीं देखे होंगे, बट दे आर इंपॉर्टेंट एज विद पर्सपेक्टिव टू द एग्जाम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट। आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आता है, इसलिए बोल रहा हूँ। अब देखो ध्यान से समझो, एक इवन नंबर को प्लस या माइनस करोगे इवन नंबर से, लाइक फॉर एग्जांपल 4 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। 4 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 4 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इवन नंबर को प्लस या माइनस किया इवन नंबर से, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो होगा इवन, ओके, रिजल्ट विल बी इवन। ऑड नंबर को प्लस और माइनस किया ऑड नंबर से,
ओके, ऑड नंबर को प्लस और माइनस किया ऑड नंबर से, तो आपको भी तब भी रिजल्ट मिलेगा इवन। ठीक है, अब ऑड नंबर ले लेते हैं, कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लेते हैं, चलो सिंपल वाले लेते हैं, 5 लेते हैं और 7 लेते हैं। तो 5 प्लस 7 12, और 5 माइनस 7 -2। तो देखो -2 भी इवन है, 12 भी इवन है। तो अच्छा, इवन नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि इवन नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इवन मिलता है, तो इवन प्लस माइनस इवन किया तो इवन मिलता है, ऑड प्लस माइनस ऑड किया तो भी इवन मिलता है, राइट। एक अलग कंडीशन है, इवन प्लस माइनस ऑड किया तो ऑड मिलेगा। अब जैसे इवन नंबर लेते हैं, एक 4 लेते हैं और एक ऑड नंबर 3 लेते हैं, तो क्या मिल रहा है 7, और 4 माइनस 3 लिया तो क्या मिला 1। ओके, सो इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है। ठीक है, और नेगेटिव्स भी उसके लिए ट्रू है। ठीक है, चलो आगे, इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन अगर हम करेंगे लाइक 4 इंटू 2, तो हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, इवन मल्टीप्लाइड बाय एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर, ऑड मल्टीप्लाइड बाय एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल 3 इंटू 3 9 होता है, राइट। 3 इंटू 5 15 होता है, राइट। तो और इवन इंटू ऑड, लाइक 4 इंटू 3 इवन इंटू ऑड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12, और अगर ऑड इंटू इवन कर दो तो भी वही, लाइक फॉर एग्जांपल 7 इंटू 2 14। ठीक है, तो इवन इंटू इवन इवन होगा, ऑड इंटू ऑड ऑड होगा, इवन इंटू ऑड, ये वाला कॉम्बिनेशंस ना, ये थर्ड कंडीशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं इसके ऊपर बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए याद रखना। ओके, कि अगर इवन और ऑड पे ना क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये याद रखने की जरूरत है आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे एलसीएम की तरफ। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि एक ऐसा मल्टीपल, मतलब कि उस, समझो कि अगर दो नंबर्स हैं उनके टेबल में सबसे कॉमन मल्टीपल जो सबसे पहले आएगा वो क्या हो सकता है, उसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, फाइंड कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। एक और मेथड होता है डिवीजन मेथड, बट वो मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, इसलिए मैं पढ़ाना भी नहीं चाहता हूँ। मतलब ट्रिकी, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादातर जब हम पढ़ाते हैं ना बच्चे लोगों को, तो उसमें कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा पढ़ाता भी नहीं हूँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे सिंपलेस्ट मेथड। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन सिंपल होता है, कोई भी नंबर आप लिख लो, कोई भी नंबर आप लिख लो, जैसे चलो यहाँ पे 15 लिख लेते हैं हम, तो 15 को ना डिवाइड करते चलना है अनटिल एंड अनलेस कि हमको 1 ना मिल जाए, और सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है। तो 15 कौन से टेबल में आएगा, 2 में आता है, नहीं आएगा क्योंकि 5 है यहाँ पे, तो 3 में आता है, 3 5 जा 15। अब 5 कौन से, अब 5 3 में तो नहीं आता, और इसी नंबर को कंटिन्यू करते रहना जब तक कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है। ओके, जब डिवाइड नहीं हो पाएगा तभी हम चेंज कर देंगे उसको। तो अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 तो 3 में नहीं आता है, तो हम चेंज कर देंगे नंबर, तो 5 इसमें आता है, 5 में आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल चलो एक नंबर और ले लेते हैं, 48। ठीक है, चलो 48 ले लेते हैं। तो 48 को 2 से शुरू कर सकते हैं, 2 2 जा 4, और 2 4 जा, फिर 2 1 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 6 जा, फिर 2 3 जा। अब 3 तो 2 में नहीं आता ना, तो 3 1 जा। तो यहाँ पे इसके लिए फैक्टर्स क्या हो गया, तो 48 के लिए फैक्टर्स अगर बोलेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 48 के फैक्टर्स हैं। और अगर इसको आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में लिखना है, तो अब इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू 4 इंटू 3। ओके, बिकॉज ये 4 टाइम्स है ना, तो रेज टू पावर कर दिया हमने उसको। ठीक है, तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। आई होप सो क्लियर विद इट, बचपन में किया होगा सभी लोगों ने स्कूल में। ठीक है, वापस से थोड़ा सा रिकॉल करवा दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम सब लोग करेंगे। उसके बाद में क्या करना है, फॉर द कॉमन बेस फैक्टर्स चूज द नंबर विद द हाईएस्ट पावर, जिसका बेस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 2 रेज टू 4 लिखा है और 2 रेज टू 2 लिखा है, तो इसका बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं पावर। ओके, ये बेस है और ये क्या है, ये पावर है हमारा।
तो कॉमन बेस 2 और 2 कॉमन बेस है, इसमें से जो हाईएस्ट पावर वाला, जैसे अगर ये दो होता तो हम यहाँ पे 2 4 को सिलेक्ट करते, हाईएस्ट पावर। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को, हाईएस्ट पावर, हम हाईएस्ट पावर वाले को चूज करेंगे। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर इज इंपॉर्टेंट। गेट द प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इन द, मतलब ये हाईएस्ट पावर वाला जो नंबर है इसको लेना है, और अदर यूनिक फैक्टर्स जो है उनको लेके हमको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना। क्या कैसे करते हैं, चलो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, 10 को फैक्टराइज करें, चलो मैं करके दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा, मैं तो डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ लेकिन फिर भी 2 5 और 5 1 तो मतलब 10 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 और 5। ठीक है, 24 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1। तो 24 के लिए फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैन आई राइट दिस एज, ये देखो 3 बार आ रहा है, तो 2⁻³ इंटू 3, राइट। अब हमने सेकेंड स्टेप, ये तो पहले हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या बोला था कि जो सबसे यहाँ पे कॉमन बेस है यहाँ पे, तो कॉमन बेस वाला नंबर मिल गया, इसमें से हाईएस्ट पावर वाला सिलेक्ट करना है। ओके, तो हाईएस्ट पावर वाला सिलेक्ट कर लिया, तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 2⁻³ इनटू, अब यूनिक फैक्टर्स और कुछ है क्या यहाँ पे, हाँ देखो 5 है यूनिक फैक्टर और 3 है यूनिक फैक्टर, तो इंटू 5 और इंटू 3, ये था हमारा थर्ड स्टेप। जो बोल रहा था कि स्टेप 2 में जो नंबर मिला, स्टेप 2 में हमको क्या मिला, 2⁻³ एंड अदर यूनिक फैक्टर्स, तो यूनिक फैक्टर्स हमको क्या मिल रहा है, 5 और 3 मिल रहे हैं। ठीक है, तो 5 और 3 को हमने ले लिया, तो 2⁻³ होता है 8, 8 इंटू 5 इंटू 3, तो 8 5 होता है 40, 40 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 120। तो 120 हमको यहाँ पे इसका एलसीएम मिल गया। ठीक है, एलसीएम ऑफ 10 एंड 24 इज हाउ मच, 120। ठीक है, क्लियर विथ इट। चलो नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 369, अच्छा 369 बताएं। अब देखो 3 नंबर के भी एलसीएम हो सकते हैं, 4 के भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हमेशा 2 ही नंबर के एलसीएम रहेंगे। अच्छा 3 को अगर हम फैक्टर करें तो क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 इंटू 1, या फिर 3 को तो फैक्टर भी नहीं कर सकते बिकॉज ये प्राइम नंबर है ना, तो 3 का फैक्टर 3 ही रहेगा। 6 को फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 9 को फैक्टर करके हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट कैन वी राइट, 3 इंटू 3, राइट। तो हम लोग इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 3 इंटू 3 इज व्हाट, नथिंग बट 3 का स्क्वायर, राइट। तो 3 का स्क्वायर, अब देखो ध्यान से, हमारे पास में 3 है, 2 और 3 है और 3 का स्क्वायर, तो पहले बात तीनों में कॉमन बेस वाला कौन सा है, कॉमन बेस वाला तीनों में 3 है, राइट। तो ये 3 है, और हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, हाईएस्ट पावर 3⁻² है, तो एलसीएम विल बी इक्वल टू 3⁻², ये सेकंड स्टेप का है। और यूनिक फैक्टर और कोई मिल रहा है क्या, हाँ 2 मिल रहा है यहाँ पे, तो इंटू 2, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 3⁻² 9 होता है, 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब कि इन तीनों नंबर्स का यहाँ पे जो एलसीएम है दैट इज 18। ओके, क्लियर विद द एलसीएम पार्ट, ओके वेरी क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे, अब टिप्स फॉर एलसीएम बता रहा हूँ। ठीक है, अब टिप्स फॉर एलसीएम, देखो एलसीएम ना कभी कभी देख के भी आप ना फाइंड कर सकते हो। अब जैसे अगर 2 नंबर दिया है, अच्छा पहले टिप क्या है, एलसीएम फॉर द नंबर एंड इट्स फैक्टर इज द नंबर इटसेल्फ। तो अगर 2 नंबर दिया है और एक नंबर के लिए दूसरा नंबर ना उसका फैक्टर है, लाइक फॉर एग्जांपल 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27, यस और नो, 23 के टेबल में 27 आता है ना, तो उस केस में ओके, तो यहाँ पे 27 के लिए 3 एक फैक्टर है। अगर इसको 27 को फैक्टराइज करेंगे हम, तो 3 इंटू 9, 3 इंटू 3, 3 इंटू 1, तो 27 के लिए यहाँ पे 27 कैन बी रिटन एज व्हाट, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पे फैक्टर है 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27, तो इसलिए डायरेक्टली द नंबर इटसेल्फ इज द एलसीएम। तो एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे होगा 27 इटसेल्फ। क्यों होगा, क्योंकि 3 को तो हम लिखेंगे 3 एज एन फैक्टर और इसको लिखेंगे 3⁻3। तो हमको पता है सेकंड स्टेप में कि कॉमन बेस वाले का हाईएस्ट पावर हम सिलेक्ट करते हैं, तो कॉमन बेस वाले का हाईएस्ट पावर 3⁻3 होगा, दैट इज 27। तो अगर 2 नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल चलो एक और नंबर दिखा देता हूँ, समझो 2 और 4 है, तो हमको पता है 2 इज अ फैक्टर फॉर 4, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 एंड 16 है अगर, तो 4 एंड 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, बिकॉज 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16। ओके, आई होप सो इट इज क्लियर। ठीक है, सो गेटिंग क्लियर विद द एलसीएम पार्ट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप है हमारे पास में एलसीएम के लिए वंस अगेन, एलसीएम ऑफ रिलेटिवली प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर्स।
ठीक है। रिलेटिव प्राइम नंबर अभी हमने पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स होते हैं लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो उसको हम उसका एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट होगा। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल 25 का हम लोग फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, दिस कैन ओनली बी द फैक्टर। 6 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 × 3। अब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो कॉमन अगर नहीं दिख रहा है तो एलसीएम फिर क्या होगा, तो मतलब कि सेकंड स्टेप तो यहाँ से हट गया, जो हमारा यहाँ पे ये सेकंड स्टेप था ये तो यहाँ से हट गया, अब कुछ यहाँ पे कॉमन है नहीं, कॉमन बेस, तो ये हट गया। तो अब हम सिर्फ यूनिक नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे। अब यूनिक नंबर्स क्या है, 5 × 5 और 2 × 3, तो 5 × 5 × 2 × 3, तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 25 × 6 ही तो हो रहा है, तो 25 × 6 करो तो 150। तो या ये सब करने से अच्छा, अब क्योंकि ये दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है, यहाँ पे कोई फैक्टर्स नहीं दिख रहे हमको, राइट, कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स ये दोनों नंबर्स रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, तो इनका एलसीएम डायरेक्टली आप फाइंड कर सकते हो कि 25 × 6 कर दो, दैट इज 150। ओके, क्लियर सो, चलो क्लियर विद इट। तो यहाँ पे एक ये और टिप था, ये सेकंड टिप था हमारा और ये हमारा फर्स्ट टिप था, ठीक है, आप लोगों के लिए तो काम आता है, हाँ काम आता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मतलब यहाँ पे होता है कि वेरिएबल्स में एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक्सप्रेशंस का हमको एलसीएम फाइंड करना है। अब जैसे समझो कि हमारे पास में दो एक्सप्रेशन है, x² - 4 और x+2, सेम काम करना है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना, इसको फैक्टराइज करना है। तो x² - 4 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग देखो x² - 4 को x² - 2² लिख सकते हैं, और हमको पता है ये नथिंग बट व्हाट, a² - b² का फॉर्मूला, a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं, a+b और a-b, राइट। तो हम इसको सॉरी हम इसको x+2 और x-2 लिख सकते हैं, और x+2 का फैक्टर x+2 ही रहने वाला है, राइट। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, पहले अब फैक्टर्स मिल गए तो कॉमन, देखो ना ये पॉलिनोमियल वाला जो जो पार्ट है ना, ये पार्ट में आपको अगर क्वेश्चन आता भी है तो सिंपल सिंपल आपको एक्सप्रेशन दिए जाएंगे जिसके आप फैक्टर्स इजीली बना सकते हो। तो 8, 9, 10th में हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे फैक्टर्स हम क्रिएट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट वाला पार्ट हमने ज़्यादा देखा नहीं, तो रेयर केस है कि डिफिकल्ट वाला पार्ट आएगा, मोस्टली आपको सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक थर्ड डिग्री वाला एक्सप्रेशन आ जाएंगे जहाँ पे आपको सिंथेटिक डिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी हम कवर कर लेंगे एक आधा कभी वीडियो में, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो हम बना देंगे स्पेसिफिकली, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डरना मत कि सर पॉलिनोमियल्स वाले में इसमें समझ में नहीं आ रहा है, फैक्टराइजेशन कैसे कर पाएंगे हम लोग, तो हो जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, x+2 है, तो यहाँ पे एलसीएम विल बी, पहले तो कॉमन ले लो, बचा क्या, यूनिक वाला ये पार्ट है, तो x-2 कर दो, वापस से वही बन रहा है, नथिंग बट x² - 4 यहाँ पे हमारा एलसीएम रहेगा, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स ऐसा फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ओके। चलो एलसीएम का पार्ट खत्म होता है, ओके। अच्छा हाँ, इस वीडियो में ना थोड़ा सा थियरी नहीं है बट एक्चुअल में कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कंसेप्ट्स अगर क्लियर रहेंगे मैथ्स के तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो यहाँ पे कंसेप्ट्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा मैं टाइम ले रहा हूँ आप लोगों का। तो ऑलरेडी मुझे पता है कि ऑलमोस्ट हाफ एन आवर होने वाला है, और अगर आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए ग्रेट ग्रेट चीयर्स एंड थम्स अप फॉर यू। चलिए बढ़ते हैं एचसीएफ वाला पार्ट, एचसीएफ वाला हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, कंसेप्ट्स में। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब नंबर का एक हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होता है उसको हम फाइंड करने वाले हैं इसमें। इसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे, सब कुछ सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो भी कॉमन है ना, कॉमन फैक्टर्स के बेस के साथ में जो भी लीस्ट पावर वाला नंबर है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्या होता है कैसे होता है हम चलिए पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एचसीएफ निकालना है 4 का और 6 का, ठीक है। तो एचसीएफ 4 और 6 का निकालना है, तो 4 का हम लोग फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 6 का क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है कॉमन, राइट। लीस्ट इसमें पावर देखो अभी दोनों का पावर तो सेम ही है फिलहाल। अच्छा हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर ये 2 × 2 है, ओके, अगर ये 2 × 2 है तो इसको हम लोग 2² भी तो लिख सकते हैं, और 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3,
राइट। तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर और 2 है, कॉमन बेस वाला क्या है 2 स्क्वायर और 2 है, तो यहाँ पे लीस्ट वाला लेना है। एलसीएम में हाईएस्ट वाला लेते थे, लेकिन एचसीएफ के लिए लीस्ट वाला लेना है, कॉमन बेस। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या होगा, कॉमन बेस वाला क्या है नंबर 2 है और लीस्ट क्या है 1, तो यहाँ पे यही आपका एचसीएफ हो गया। दैट्स इट, फाइनल, डन। ओके, क्लियर विथ इट। सो दिस इज द एचसीएफ। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं इसमें। अब 12 है, 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं फैक्टर में, 12 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 2 टू 4, 4 3 12, ठीक है। 16, 16 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 2 8, 8 टू 16। अच्छा, इसको फाइनली अगर हम लिखें तो 2 रेज टू 2 इंटू 3 होता है, और इसको अगर हम लिखें तो 2 रेज टू 4 होता है। अब ध्यान से दोनों में देखो, कॉमन बेस वाला 2 है ना, कॉमन 2 है, तो यहाँ पे लीस्ट वाला लेना है, तो HCF विल बी इक्वल टू 2 रेज टू 2, ये, और 2 रेज टू 2 क्या होता है 4, तो दैट इज योर HCF, ठीक है। तो लीस्ट वाला, लीस्ट हमको लेना है। HCF में याद रखना, HCF में लीस्ट रहता है, LCM में हाईएस्ट रहता है। ओके, अब एक टिप बताता हूँ HCF के लिए, HCF के लिए ऑफ प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। अगर प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर है तो उनका HCF क्या होता है, HCF होता है उनका 1। अब देखो 2 है, 2 के लिए फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 7 के लिए फैक्टर्स 7 इंटू 1। अब दोनों में कॉमन क्या है 1 ही कॉमन है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा। 9 के लिए फैक्टर्स 3 इंटू 3, 14 के लिए फैक्टर्स 2 इंटू 7। दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है कॉमन, तो हमको कॉमन वाला चाहिए ना HCF के लिए। कॉमन क्या है, कॉमन तो कुछ नहीं है इसमें, तो HCF विल बी 1। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और प्राइम नंबर अगर है तो उसका HCF होता है 1। ओके, आई होप सो क्लियर विथ इट, वेरी क्लियर। लेट्स गो अहेड। HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके, फाइनल कंसेप्ट, ठीक है, फाइनल कंसेप्ट है, इसके बाद में कंसेप्ट नहीं आपको मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। HCF ऑफ, सेम क्वेश्चन है HCF, अरे वही हमारा एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसका क्या होता है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, राइट। फिर एक्स प्लस 2 के लिए हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस 2 ही, राइट। कॉमन क्या है एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 2, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 2। तो पॉलिनोमियल्स में क्या करना है, फैक्टराइज करना है दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज। अब ये देखो ऑलरेडी फैक्टराइज फॉर्म में है और एक्स स्क्वायर है, तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, दो पॉलिनोमियल्स में से स्प्लिट होगा, तो इसमें से कॉमन पार्ट हमको निकल के आएगा, तो कॉमन पार्ट जो भी होता है वो आपका HCF बन जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो। तो पॉलिनोमियल्स में हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और HCF ऑफ फ्रैक्शंस पे, ठीक है। एलसीएम ऑफ अगर फ्रैक्शन दे दिया है, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन अगर फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन एलसीएम फाइंड करने के लिए एक फ्रैक्शन में क्या करोगे, जब भी फ्रैक्शन है तो एलसीएम अगर फाइंड करना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम लो, डिनोमिनेटर का HCF लो, ठीक है। एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर्स, HCF ऑफ द डिनोमिनेटर्स, ये करना है आपको। अब देखो अगर 2 और 3 और 5 और 6 का एलसीएम फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए न्यूमरेटर का, अगर हम न्यूमरेटर 2 और 5 का एलसीएम फाइंड करें तो क्या मिलेगा हमको, और डिनोमिनेटर 3 और 6 है हम, तो देखो दोनों ही नंबर्स यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम क्या होता था, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को 10 हो जाएगा, और 3 और 6 का HCF फाइंड करना है हमको, 3 और 6 का, ठीक है। अब 3 और 6 का अगर HCF फाइंड करना है तो क्या हो सकता है, 3 के लिए अगर आप फैक्टर लिखो तो 3, और 6 के लिए फैक्टर लिखो तो 3 इंटू 2, या फिर 2 इंटू 3, तो कॉमन क्या है 3, सो दैट इज योर HCF। तो 10/3 ये आपको मिल गया यहाँ पे, राइट। तो एलसीएम ऑफ 2/3 एंड 5/6 इज दिस। तो एलसीएम अगर फ्रैक्शन का फाइंड करें तो न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का HCF। वैसे ही अगर HCF फाइंड करना है फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर्स का HCF, डिनोमिनेटर्स का LCM, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन लेते हैं, 2/5 और 3 और 6, तो इसमें 2 और 5 का HCF क्या होगा, देखो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स है, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता था 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं बनेगा, और 3 और 6 का LCM चाहिए। अब देखो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, हमको पता है 3 इज अ, टिप नंबर 2 हम यहाँ पे देख रहे हैं, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, तो क्या हो जाएगा इसका 6, तो 1/6 इज द HCF ऑफ द फ्रैक्शंस, ओके ओवर हियर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो सारे फॉर्मूलेज, सारे टिप्स मैंने आपको बता दिए।
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट और रह गया, इसके बाद में डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन है। ओके, एक लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट छोटू सा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट है कि अगर दो नंबर है हमारे पास में, तो उसका और एलसीएम और एचसीएफ पता है। जैसे हमारे पास में समझो यहाँ पे दो ए नंबर है, ए और बी, तो एलसीएम ए बी का एलसीएम इनटू एचसीएफ विल बी इक्वल टू ए इनटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो एलसीएम ये एक फॉर्मूला है, हाँ, LCM into HCF is equal to product of the numbers। ठीक है, और कभी कभी ना क्वेश्चन एक आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दो नंबर्स दिए हुए हैं, ओके, देयर आर टू नंबर्स, ओके, और दो नंबर्स दिए हुए हैं और उनका HCF 1 है, तो LCM क्या होगा? तो अगर HCF 1 है यहाँ पे, तो LCM विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, राइट। अगर HCF 1 हो गया तो LCM का के लिए क्या बन जाएगा? AB, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो कभी कभी ना आता है क्वेश्चन कि LCM और HCF दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है, या फिर LCM दिया है, दोनों नंबर्स दिया तो HCF फाइंड करना है। ठीक है, दोनों नंबर्स दिया तो इजी हो जाता है, लेकिन एक भी कुछ नहीं मिले तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना, यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 20 क्वेश्चन का सेट शुरू होता है। ओके, अब पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, a two digit number is obtained by either multiplying the sum of the digits by 8 and adding 1, or by multiplying the difference of the digits by 13 and adding 2, the number is। तो यहाँ पे आपको नंबर बताना है, ठीक है। तो टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन, यहाँ पे देखिए दो कंडीशन आपके पास में, और से यहाँ पे एक के पहले कंडीशन और के बाद में टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन। अच्छा, टू डिजिट नंबर को अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक्स और वाई के फॉर्म में। कभी भी अगर आपको टू डिजिट के नंबर को एक्स और वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो यू कैन एक्सप्रेस इट एज 10x प्लस वाई। ओके, यू कैन एक्सप्रेस दिस एज 10x प्लस वाई। तो इस तरीके से आप टू डिजिट नंबर को x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो कंडीशन बनाए यहाँ पे, ओके, और अगर चाहिए तो आप साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर बता सकते हैं जल्दी, अगर आपका हो जाता है तो। देखो पहला कंडीशन क्या है, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, मतलब कि 10x प्लस वाई इज ऑब्टेन्ड, इज मतलब जहां भी आता है उसका मतलब है इक्वल टू, ऑब्टेन्ड बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब कि x और y का सम ऑफ द डिजिट्स बोला, मतलब x और प्लस वाई, मल्टीप्लाइंग बाय ईदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, मतलब कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, एंड एडिंग 1 टू इट। ठीक है, कैन वी सिंप्लीफाई दिस? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10x प्लस वाई इक्वल टू, ये कितना होता है 8x प्लस 8y, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में 8 प्लस 1, सबको इस साइड लेके आते हैं। ओके, वेरिएबल्स ऑन वन साइड, नंबर ऑन वन साइड, तो 10x माइनस 8x प्लस वाई माइनस 8y इक्वल टू प्लस 1। ओके, चलो प्लस को हटाई देते हैं, 1 रखते हैं बस। तो 10 माइनस 8 2x हो जाएगा, राइट, और 1 माइनस 8 माइनस 7y इक्वल टू 1 आता है। ये हमारा इक्वेशन 1 मिल गया। ठीक है, पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या मिलता है हमको, उसको देखना है। चलो ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, अब देखो, और मतलब सेम चीज है, अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड, और मतलब कि यहाँ पे सेम चीज है, 10x प्लस वाई is equal multiplying the difference of the digits by 13 and adding 2। तो x माइनस वाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 13 से एंड एडिंग 2, तो 2 को ऐड करना है, तो 10x प्लस वाई। अब देखो इसको ओपन करेंगे वंस अगेन, तो 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 13x माइनस 13y और प्लस 2। तो x और y के टर्म्स को एक साइड लेके आते हैं, तो 10x माइनस 13x प्लस इस साइड आएगा तो माइनस, प्लस y प्लस 13y इक्वल टू 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 13 इज 3, माइनस वाला माइनस 3 प्लस 1 प्लस 13 14y इक्वल्स टू 2। अब ये सेकंड इक्वेशन हमारा फॉर्म हो गया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
यस वी कैन सॉल्व इन दोनों इक्वेशन को। अब देखो यहाँ पे ये 14 है, ये 7 है, कैन वी मेक 7 को 14, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो हमारा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 14y इक्वल टू 1। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन का चैप्टर है, ठीक है, वहां से आ रहा है ये क्वेश्चन। -3x प्लस 14y इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस है, अपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, और इसको ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 होगा तो कितना हो जाता है, 4 माइनस 3 इज x। तो x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे x इक्वल टू आपको 3 मिल गया। अब अगर x इक्वल टू 3 मिला है तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 7y इक्वल टू 1 है। ओके, तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस, एक मिस्टेक हो गया, उप्स, अ मिस्टेक हैज हैपेंड ओवर हियर, ब्लंडर हो गया है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 किया था ना, तो यहाँ पे 2 आता है, राइट, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो x इक्वल टू 4 आएगा। तो x इक्वल टू 4 अगर आता है और सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर करेंगे हम, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 2 इंटू 4 विल बी 8, 8 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 8 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 ही है, तो माइनस 7y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8, दैट इज माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 7, तो y इज इक्वल्स टू 1, तो y 1 आ गया। ये 4x4, अब हमारा नंबर क्या था, xy था, तो दैट इज इक्वल टू 41, बिकॉज x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, तो 41, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ा है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसको लाइक प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप कैलकुलेशन ना जल्दी भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगा, बट अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन 1-2 मिनट के अंदर भी ना किए जा सकते हैं। हम हालांकि हमारे पास सिर्फ 54 सेकेंड्स का टाइम है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज्यादा करते हो तो ऐसे क्वेश्चन को ना आप फटाफट बना सकते हो, और 1 मिनट के अंदर भी सॉल्व होता है ये क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया गया है, इफ वन नंबर इज 7/9, अदर नंबर बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। x हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट कि x इंटू अच्छा x इंटू 7/9 इज इक्वल टू -14/27, ये है, ये प्रोडक्ट है -14/27। x फाइंड करना है, इस सब इसको उस साइड लेके आ जाओ, तो -14/27, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 9/7, तो 7 1 जा 7 2 जा, 9 1 जा 9 3 जा, तो -2/3, बिकॉज माइनस साइन है यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनता है, ऑप्शन यहाँ पे -2/3, ऑप्शन बी है, तो बी ऑप्शन राइट बनता है, बी इज योर आंसर। ओके, सिंपल क्वेश्चन था ये, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, 30 सेकंड्स के अंदर आंसर आता है। ओके, एचसीएफ फाइंड करना है, 3 नंबर्स आपको यहाँ पे दिए गए, उसका एचसीएफ फाइंड करना, पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ठीक है। अच्छा, इसको एचसीएफ आप इजीली यहाँ पे देख के भी सॉल्व कर सकते हो। एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू, चलो अच्छा, इसमें से आई वेट फॉर 10 सेकेंड्स, आंसर इसका बताओ, अगर किसी को जल्दी से मिलता है फटाफट बताओ मुझे आंसर। आई होप सो मिला होगा सभी को। ओके, देखो यहाँ पे 2^3 है, इंटू 3^2 है, इंटू 5 है, फिर 2^2 है, इंटू 3^3 है, इंटू 5^2 है, फिर 2^4 है, इंटू 3 है, इंटू 5^3 है, इंटू 7 है। एचसीएफ फाइंड करना है तो कॉमन वाला लेते हैं, लीस्ट वाला लेते हैं। देखो कॉमन बेस 2 के लिए, अगर 2 का देखें हम, तो कॉमन बेस 2 है, तो एचसीएफ चलो यहाँ लिख लेते हैं, एचसीएफ इज इक्वल टू 2, लीस्ट वाला कौन सा है, 2^2 इंटू 3 वाला, देखो 3, ये 3, ये 3, ये 3 कॉमन है, 3, लीस्ट वाला कौन सा है, यही है 3, ओके, जहां पे कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स 1 है। ओके, 5 वाला देखें, 5 भी कॉमन है यहाँ पे, तो फिर से यहाँ पे 5 वाले के लिए लीस्ट वाला 5 ही है, तो दिस इज, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2^2 4 होता है, 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 5 20, 20 इंटू 3 60, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे बन जाता है। ओके, चलो, इजी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन इजी था, ये काफी इजी क्वेश्चन था, ओके, कर सकते हैं सब लोग।
स्क्वायर रूट ऑफ 64,000, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, हाँ 64,009 स्क्वायर रूट बताना है इसका। अब देखो क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन नंबर बड़ा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के ना दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक दूसरा रास्ता भी है, दूसरा रास्ता ये है, थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज है कि आपको स्क्वायर्स ना याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए अप टू 30 तक के स्क्वायर्स याद करके रख लो, ठीक है। अब 30 तक के स्क्वायर्स जब याद कर लोगे ना तो आपको एक फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब चलो मैं अभी आपको सब स्क्वायर्स नहीं बताने वाला हूँ बिकॉज उसको बताएंगे तो थोड़ा टाइम और ज्यादा जाएगा, लेकिन आपको चलो ट्रिक बताते हैं। अगर 5 डिजिट का कोई नंबर है, 5 डिजिट का, तो मोस्ट केसेस में अप्रोक्सीमेटली ना यहाँ पे आंसर आ ही जाता है हमारा। अब 64009 है, मतलब 64,009 है, तो उसको स्प्लिट करो 640 3 और 2 के फॉर्म में। अब देखो अब देखो ये जो 9 है, 9 1 से लेके 10 तक के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो यहां से 1 से लेके 9 के बीच में कौन से नंबर का स्क्वायर करते हैं तो एंड डिजिट 9 आता है। 3 का 9 आता है और 7 का 49 आता है, तो एंड डिजिट 9 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि इसका जो आंसर होगा, इसके लिए हमको दो फैक्टर्स मिल रहे हैं यहाँ पे, एक 3 मिल रहा है, एक 7 मिल रहा है। 3 या 7 से एंड होता रहेगा। अब देखो यहाँ पे सारे नंबर्स जो हमारे पास में 3 और 7 से एंड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो इसका स्क्वायर रूट मिलेगा वो या तो 3 से एंड होगा या तो 7 से एंड होगा। अब बचा ये 640। अब हमको दो ऐसे नंबर्स ढूंढने जिसके स्क्वायर के बीच में ये 640 लाई करता है, ठीक है। दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसके स्क्वायर के बीच में, जिसका जो स्क्वायर का आंसर उसके बीच में 640 लाई करता है। अब हमारे पास में ऐसे दो नंबर है 25 और 26, ठीक है। 25 का स्क्वायर करो तो 625 मिलता है, 26 का स्क्वायर करो तो 676 मिलता है, ओके, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो 676 मिलता है हमको, ठीक है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ओके, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो अब हमारे पास में यहाँ पे देखो इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं पे 640 हमारा लाई करता है। तो 640 लाई करता है, तो इसमें से जो सबसे लोएस्ट वाला नंबर है ना उसको हम लेंगे, ओके। लोएस्ट वाला नंबर कौन सा है, इसके इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो लोएस्ट नंबर इज 25। तो 25 लिख लो। अब ना 25 लिख लिया, ठीक है। अब इसमें लास्ट में या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब ये 3 या 7 में से इसमें कौन सा आएगा वो डिसाइड करना है। तो देखो 640 225 से ज्यादा नियर है कि 276 से ज्यादा नियर है, किसके ज्यादा पास में। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 15 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 36 का। तो ज्यादा नियर किसका हो, 625 के नियर है, दैट मीन्स तो जो छोटा वाला, अगर 620 मतलब ऊपर वाले के नियर है तो छोटा वाला चूज करेंगे। अगर ये नीचे वाले के ज्यादा नियर होता तो हम 7 चूज करते थे, ओके। तो हम यहाँ पे क्या चूज करते, 7 चूज करते। अगर ऊपर वाले के नियर है, ओके, इफ इट इज नियरर टू द अपर वन सो हम स्मॉलर चूज करेंगे, अगर नियरर है टू द बिगर वन तो हम बड़ा वाला चूज करेंगे। तो बिकॉज यहाँ पे अपर वाले से नियर है इसलिए हम यहाँ पे 3 डाल देंगे। 253 इज अवर आंसर। वी टिक ए एंड वी गो अहेड। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मेथड, प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो फटाफट भी कर पाओगे, ठीक है। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया होगा, आई होप सो। डाउट्स अगर रह जाते हैं तो कमेंट जरूर करना। चलो मैथ्स है, मैथ्स अल्टीमेटली देखो थोड़ा सा ना टाइम लेता है, ओके। पॉज करके रिपीट करके सब करके आप लोग ट्राई करना इसको सीखने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स द क्वोशंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 46 द डिविडेंड इज। तो यहाँ पे हमको बताना है डिविडेंड क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखो रूल होता है डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट रिमाइंडर का। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यह सभी लोगों को पता होगा, ओके। नहीं पता तो वापस से रिवाइज करवा दे रहा हूं इसलिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इन टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा डिविडेंड डिवाइजर क्या होता है वो भी एक बार समझ लो। जो हम यहाँ बाहर लिखते हैं ना,
ये होता है हमारा डिवाइजर, जो हम यहाँ अंदर लिखते हैं ये होता है हमारा डिविडेंड, जो ऊपर लिखते हैं वो होता है हमारा कोशेंट, और जो आखिर में सब करने के बाद में कुछ बच जाता है उसको हम बोलते हैं हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ओके, क्लियर विथ इट। अब चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स, मतलब कि ये जो डिवाइजर है इसके बारे में बात हो रही है। डिवाइजर इज 10 टाइम्स द कोशेंट, मतलब कि कोशेंट का 10 टाइम्स डिवाइजर है। अब चलो कोशेंट को हम अज्यूम कर लेते हैं कि Q है, तो डिवाइजर क्या होगा? डिवाइजर विल बी 10 टाइम्स ऑफ Q, राइट? और क्या बोला है? 10 टाइम्स ऑफ द डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ द क्वोशंट, मतलब क्वोशंट का 10 टाइम्स है, एंड 5 टाइम्स ऑफ द रिमाइंडर, और रिमाइंडर को हम लोग आर अज्यूम करते हैं, तो 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर मतलब कि 10Q इज इक्वल्स टू 5R। यहाँ पे बोल रहा है डिवाइजर या तो 10 टाइम्स क्वोशंट का है या तो 5 टाइम्स रिमाइंडर का है, और रिमाइंडर दिया हुआ है 46। ओके, क्या बात है, तो 10Q इज इक्वल्स टू 5 इंटू 46। ओके, अब देखो 5 इंटू 46 करेंगे तो 230 मिलेगा हमको, राइट? 5 इंटू 46 करेंगे तो 230 मिलेगा, और 10Q, तो Q की वैल्यू अगर हमको फाइंड है तो डिवाइड बाय 10 कर दो, तो Q की वैल्यू 23 मिल गई। अगर Q 23 है तो डिवाइजर कितना हो जाएगा? डिवाइजर कितना होगा? डिवाइजर विल बी 230, तो बिकॉज 10 टाइम्स है तो डिवाइजर विल बी 230। अब डिवाइजर मिल गया, कोशेंट मिल गया, हमको डिविडेंड तो फाइंड करना है, तो यही फाइंड करना है ना हमको। तो डिवाइजर है, कोशेंट है, और रिमाइंडर हमको पता है 46 है, तो सबको कर दो सॉल्व। अब क्या हो सकता है इसका? डिविडेंड विल बी इक्वल टू व्हाट? डिविडेंड विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, तो 230 इंटू 23, सॉरी प्लस यहाँ पे होता है 46, तो 23 इंटू जीरो हो जाएगा, 23 इंटू 3 69 होगा, 9 6 कैरी, 23 इंटू 2 40, 46 होगा, 46 प्लस 6 करोगे तो कितना होगा? 52, 52 प्लस 46, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 5336। 5336 है, यही आंसर है आपका, बन गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग हेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इफ 45 to be if 45 be added to it, the digits are reversed. The number is a certain number of 2 digits, मैंने बताया था 10x plus y, right, is 3 times the sum of the digits is equal to 3 times the sum of the digits, right? If 45 is added, ये एक इक्वेशन बन रहा है, if 45 is added to it, the digits are reversed. अब अगर xy है तो xy को हम लोग ये लिख सकते हैं, तो अगर रिवर्स किया तो क्या बन जाएगा? yx, तो yx को क्या लिख सकते हैं? 10y प्लस x। तो क्या बोल रहा है कि अगर xy में 45 ऐड किया, मतलब कि 10x प्लस y में 45 ऐड किया तो उसका नंबर रिवर्स हो जाएगा, दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल बिकम 10y प्लस x। तो इसको अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे, इसको आप लाइक सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। तो आप दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इक्वेशंस मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। मैं ये क्वेश्चन लीव कर रहा हूँ आपके ऊपर, ओके? सो यू सॉल्व इट, ओके, एज एन होमवर्क या फिर एज एन मतलब पार्ट ऑफ योर स्टडीज। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम ले लेगा, टाइम की थोड़ी सी कमी है हमारे पास में, इसलिए मैं इसको लीव कर रहा हूँ आप लोगों पर। आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और नहीं आए तो कमेंट तब भी कर दीजिएगा, ठीक है? सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, वापस से ये लीनियर इक्वेशन वाला ही है, इसको भी मैं आपको ऊपर लीव करता हूँ। इक्वेशंस मैं आपको बता, चेयर का समझ लो x है, टेबल का समझ लो y है। 2 चेयर और 3 टेबल्स का 1300 हो रहा है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है? 1300, राइट? 3 चेयर्स और 2 टेबल्स का कितना हो रहा है? 3 चेयर्स मतलब कि 3 चेयर्स का और 2 टेबल्स का, तो 3 चेयर्स कितना है? 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1200। ये दो इक्वेशन बन रहे हैं, इनको सॉल्व करना है और आंसर आपको फाइंड करना है। तो आंसर क्या है ये भी आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना। 7th क्वेश्चन, 6th और 7th यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। द 40% ऑफ अ नंबर इज 256, देन व्हाट इज द 25% ऑफ द नंबर?
अब बोल रहा है कि एक नंबर है, समझ लो x कोई नंबर है, उसका 40% मतलब कि 40% ऑफ x इज 256। तो बताना है कि उसका 25%। अब देखो एक ना नॉर्मल मेथड है, एक सबसे सिंपल तरीका है कि पहले x फाइंड कर लो। x फाइंड कर लोगे तो फिर आपको उसका मिल जाएगा कि आपको फिर 25% उस x का निकाल लोगे तो आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टर तरीका यूज करते हैं। अब भाड़ में जाए x, हमको पता नहीं, लेन देन ही नहीं है x से, ठीक है। हमको पता है ना कि 40% क्या है उस नंबर का, 40% ये है, हमको निकालना क्या है 25%। तो अगर 40% 256 है तो 10% कितना होगा? ओके, इफ 40% इज 256 तो 10% कितना होगा? 10% 256 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 256 का 4 टाइम्स 4 से डिवाइड कर दो, 10% मिल जाएगा, बिकॉज 40% इज नथिंग बट व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ 10%। तो इसको अगर डिवाइड कर दोगे आप तो कितना मिलता है इसको, अगर आप डिवाइड करोगे तो 6 एंड 4 64 मिल रहा है, राइट। और 10% अगर 64 है तो 5% कितना होगा? 5% 32 होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना है? 25% फाइंड करना है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ 10% प्लस 5% ही तो करना है हमको। तो 2 टाइम्स ऑफ 64 का डबल कर दो, 62 इंटू 64 प्लस 32, तो इसको डबल करोगे तो 128 प्लस 32 करोगे तो 160 आता है। ये आंसर है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट ऑप्शन बन गया। इस तरीके से कभी कभी ना हम थोड़ा ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। तो हमको नंबर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बार ना लोग इसमें अटक जाएंगे, इसमें ना एक्स को फाइंड करेंगे फिर उसके बाद में 25% निकाल, तो उसमें यहाँ पर टाइम ज्यादा जाएगा। हमको लेन देन ही नहीं है उसी नंबर का। अगर नंबर कुछ पूछा होता उससे रिलेटेड तो हम निकालते थे, पर पूछा ही नहीं तो क्यों निकाले हम लोग, जाने दो कहीं पे भी उसको। 9th क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट? 1/4 दिया है, 2/5 दिया है, 2/7 दिया है, 0.3 दिया है। लार्जेस्ट बताना है। देखो सिंपल सा तरीका है, सारे फ्रैक्शंस नॉन फ्रैक्शन है हमारे लिए। 1/4 हमको पता है 0.25 होता है नॉर्मल तरीके से, नहीं पता तो डिवाइड भी कर लो उसको। 2/5 पता है 0.4 होता है। 2/7 को अगर फाइंड करोगे तो 0.2 और 8 होगा, और 0.3, तो इसमें से बड़ा क्या दिखता है? इसमें से 0.4 यही बड़ा है, तो 0.4 मतलब कि 2/5, तो ऑप्शन बी ये आपका राइट ऑप्शन है। अब देखो एक चीज़ है, एक चीज़ आप लोगों को ना याद होनी चाहिए, लाइक 1/2 का क्या होता है डेसिमल में वैल्यू, 1/3 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, 1/4 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है, 2/5 का डेसिमल वैल्यू क्या होता है। तो ये सारे ना कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका आपको ना डेसिमल वैल्यू पता होना चाहिए। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू। सो जैसे 2/7 भी एक नॉर्मल वैसा ही नंबर है जिसका ना हमको डेसिमल वैल्यूज हमको याद होना चाहिए। तो ये नंबर्स के जब हमको डेसिमल वैल्यूज याद होते हैं तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसीलिए आप जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया फटाफट, तो आप नहीं सोच रहे हो कि कैसे कर दिया, तो याद होना चाहिए। ओके, आपको याद करने की जरूरत है इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा सैम्पल क्वेश्चन आया हुआ था सीईटी का, जो अभी हमारा आया था ना एमएएच सीईटी का जो ब्रोशर, उसके अंदर था, मैंने डाला भी था, अगर मतलब अपलोड भी किया था एक बार। अब आपने अगर चेक नहीं किया होगा तो अब चेक कर सकते हो, जरूरत नहीं है वैसे, चलो ठीक है, मेरे पे भरोसा कर लो। अब इतना भरोसा कर रहे हो तो इसके ऊपर भी कर लो। तो इस साल के ब्रोशर में ना ये सैम्पल क्वेश्चन बोल के दिया गया था। अब देखो यहाँ पे, इफ n इज एन ऑड नंबर, n क्या है? ऑड नंबर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ऑड? तो n अगर ऑड नंबर है तो इसमें से ऑड क्या होगा? ठीक है, चलो भाई देख लेते हैं। अब देखो ध्यान से चलो समझते हैं इसमें से, ठीक है। अब n ऑड है, हमने प्रॉपर्टी अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ी थी जब स्टार्ट कर रहे थे, तो ऑड और इवन वाला, ठीक है, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। अच्छा यहाँ पे देखो पहला क्या दिया, 2n प्लस एन, तो 2n प्लस एन को क्या मैं n प्लस एन प्लस एन लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब देखो ये क्या ऑड है, और ऑड प्लस ऑड क्या होता है? मैंने आपको बताया था ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है। और यहाँ पे एक n बच गया, राइट। तो ये n क्या है? एक n यहाँ पे बच रहा है ना, ये n क्या? ऑड है। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है? इवन प्लस ऑड होता है ऑड, राइट। तो मतलब कि पहला वाला तो है। फिर देखो n प्लस एन है, n प्लस एन वापस से यहाँ पे ऑड प्लस ऑड, तो क्या होता है? इवन होता है, तो ये तो नहीं होगा। फिर n इंटू एन इंटू एन है, अब ये भी मैंने बताया था। देखो इवन इंटू, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा, n है ना, n ऑड है ना, वो हमारा n ऑड है, तो ये नथिंग बट हमारा बन क्या रहा है?
ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या होता है? लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 नहीं समझ में आया तो 3 इंटू 5 कर लो, 3 5 15 होता है, राइट? और 15 इंटू फिर से ऑड करोगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल 3 करोगे तो 45 मिलेगा। तो ऑड, ऑड इंटू ऑड, मैंने आपको वैसे तो बताया था ऑड होता है, और फिर से ऑड इंटू ऑड करोगे तो फिर ऑड मिलेगा, दैट मीन्स ये भी बन रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन बनता है। इसलिए मैंने बोला था उस टाइम पे कि इवन ऑड वाला जो फंडामेंटल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल फंडामेंटल था वो, इसीलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी जो है ना, ये हमारा सैंपल में आया हुआ था, ये भी हमारा सीईटी के सैंपल ब्रोशर में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ बीबीए क्लास इज 42, ऑफ होम 33.3% आर एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, 33.3% मतलब होता है 1/3। ठीक है, 1/3 का मीनिंग होता है 33.3%, एंड अदर्स फ्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, 42 का एक बैच है जिसमें से कुछ फ्रेशर हैं और कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस वाले कितने, इसमें क्या बोला, 33.33% और एक्सपीरियंस, तो ये 1/3 इसमें से एक्सपीरियंस। अच्छा, 42 का 1/3 करोगे तो कितना होगा, 42 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ जाता है, डिवाइडेड बाई 3 1 एंड 4, मतलब 14 एक्सपीरियंस है। अब अगर 14 एक्सपीरियंस है तो 28 फ्रेशर होंगे, राइट? 28 फ्रेशर होंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देर आर 20 फीमेल्स, 20 फीमेल हैं इन द क्लास ऑफ हुम 80% आर फ्रेशर्स। 20 फीमेल हैं जिसमें से 80%, तो 20 फीमेल्स में 80% फ्रेशर्स हैं। ओके, 80% आर फ्रेशर्स। तो 20 का 80% कितना होता है, 20? अच्छा, 10 का 80% कितना होता है, 8। तो 20 का कितना होगा, इंटू 2 कर दो, 16। तो 20 का 80% होता है 16। तो अगर 16 क्या है, फ्रेशर्स हैं, तो 16 अगर फ्रेशर्स हैं तो 4 एक्सपीरियंस्ड निकलेंगे, राइट? 4 एक्सपीरियंस। अब देखो फाइनल क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एक्सपीरियंस मेल स्टूडेंट्स आर देयर? टोटल 42 के बैच में 14 ही एक्सपीरियंस्ड हैं, और फीमेल उसमें से कितने, 4 हैं। तो मेल एक्सपीरियंस कितने हो जाएंगे, 10। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट ऑप्शन। वी मार्क इट एंड मूव अहेड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इफ x minus 4 is the HCF of this, यहाँ पे हमारे पास में दिस एक्सप्रेशन, इन दोनों एक्सप्रेशंस का, देन द वैल्यू ऑफ m। अच्छा, x minus 4 is the HCF बोल रहा है। अच्छा, HCF का एक बार याद करो कंसेप्ट क्या होता है। HCF का मीनिंग होता है कॉमन, मतलब कि x minus 4 इसमें तो कहीं होगा, ये वाले में कहीं तो होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं होगा, तो मतलब कि x माइनस 4 इसका फैक्टर है यहाँ पे। अब क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस एम एक्स माइनस 8। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक जब भी हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट वाले नंबर का फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो -8 है, -8 है, और x माइनस 4 बोला है अगर कि उसका फैक्टर है, तो दैट मीन्स कि इसका एक फैक्टर यहाँ पे -4 हमारे पास में ऑलरेडी है। ठीक है, दो फैक्टर्स होते हैं ना, तो एक फैक्टर -4 है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमको ये नंबर मिलता है, और दोनों को ऐड करके हमको बीच वाला मिलता है। तो अभी बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो नेगेटिव साइन है तो उल्टे साइन होंगे दोनों फैक्टर्स के। अगर पॉजिटिव होता तो सेम साइन होता, लेकिन यहाँ नेगेटिव है बिकॉज, तो इसीलिए दोनों का साइन उल्टे होंगे फैक्टर्स के। तो ये माइनस है तो ये वाला प्लस का होगा, और 4 इंटू हाउ मच इज इट, 2। अब यहाँ पे 4 इन, और m क्या होता है, m इज द एडिशन ऑफ दीज टू, -4 + 2 कितना होगा, -2। तो यहाँ पे m हमारा, सॉरी, -2, लेकिन माइनस साइन तो ऑलरेडी है ना, तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो x स्क्वायर माइनस 2x -8 बनेगा यहाँ। तो m की वैल्यू क्या मिल गई, 2। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी, दैट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना था। तो HCF का कंसेप्ट लगाया हमने कि कॉमन होता है, तो x माइनस 4 इसमें भी रहेगा, तो इसमें रहेगा, तो हमको यहाँ पे सी ऑप्शन राइट मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड अ नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 9। इफ द सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 15, देन, ये क्वेश्चन भी होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं इसको लीव कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, द HCF एंड LCM ऑफ द 2 नेचुरल नंबर्स इज, यहाँ पे दिया हुआ है
ओके 12 एंड 72 द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इफ वन ऑफ देम। अच्छा यहाँ पे देखो वो लास्ट वाला कंसेप्ट यूज होता है। कौन सा कंसेप्ट? एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, राइट? तो एच सी एफ क्या है? एच सी एफ 12 है, एलसीएम 72 है, वन ऑफ द नंबर इज 24, तो 24, दूसरा नंबर को x समझ लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो नंबर है b है, ठीक है? तो b को फाइंड करना है, तो b के 24 को इस साइड लेके आ जाओ, तो 12 इंटू 72 अपॉन 24 इज इक्वल टू b। तो 12 वन जा एंड 12 टू जा, 2 वन जा एंड 2 36, तो b की वैल्यू कितनी है? 36। b 36 है, पूछा क्या? डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। एक नंबर है 24 और ये है 36, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 12 का। आंसर बनेगा ए ऑप्शन है। ओके यहाँ पे देखो 5 ऑप्शन दे दिया है, कभी कभी हो जाता है कि 5 ऑप्शन भी आते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली हमारे पास में सीईटी में 4 ही आएंगे, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। एलसीएम, एलसीएम बताना है, फ्रैक्शंस दिए हुए हैं हमें। अच्छा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जब हमको फाइंड करना है तो क्या करते हैं हम लोग? ऊपर एलसीएम फ्रैक्शन में, नीचे एचसीएफ, ये करते हैं, तभी हमको एलसीएम मिलेगा, राइट? अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन बनता है ये, ओरल क्वेश्चन। ओके कंप्लीटली आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को। देखो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है ना, तो अब देखो ध्यान से देखो, 1 5 2 4 और 3 6 9 27, तो इनका अब देखो ध्यान से, ऊपर देखो, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका एलसीएम क्या है? 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, तो 4 एलसीएम हो गया। अब 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 5 क्या है यहाँ पे? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, बिकॉज ये 2 इंटू 2 होगा, ये 5 इंटू 1 होगा, तो यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 4 जा 20, और 1 का तो 1 ही रहने वाला, तो 1 को फिलहाल में कोई यहाँ पे इज्जत नहीं दे रहा है, अलग बात है। चलो 20 आ गया ऊपर एलसीएम। नीचे देखो, नीचे यहाँ पे 3 6 9 27 है, तो इसमें से ये सब 3 इज अ फैक्टर फॉर ऑल ऑफ दीज 3, यस और नो? तो इनके लिए फैक्टर्स है, तो सबसे कॉमन क्या है? 3 ही है, यहाँ पे 3 लिख दो ना। चलो आगे बढ़ो, सी मार्क करो, खत्म क्वेश्चन। ओरल क्वेश्चन था भाई, 1 मार्क्स मिलते हैं इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, बाय द वे वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 आवर, एंड अभी तक जो भी लोग ज्वाइन है, वेरी वेरी थम्स अप फॉर यू, लाइक बहुत ज्यादा अप्लॉज मैं करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग इतना टाइम तक बैठे हुए हैं, वो भी मैथ्स पढ़ने के लिए, तो कोई आप लोगों के लिए हम एक सैल्यूट है मेरी तरफ से। चलिए बढ़ते हैं। 16th क्वेश्चन हमारी तरफ से, यहाँ पे n इज अ नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर है n, और 6n स्क्वायर प्लस 6n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय विच नंबर, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। चलो इसको बात कर लेते हैं। इसको 6n स्क्वायर है प्लस 6n है। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम लोग? कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं ना। क्या कॉमन है दोनों में? 6n, 6n कॉमन है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? n प्लस 1, राइट? अब n को क्या बोला है? n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो n इज अ नेचुरल नंबर। फिलहाल में हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स में डील कर रहे हैं। अब चलो समझते हैं इस चीज को, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। अब देखो यहाँ पे 6 क्या है? अब हमको एक चीज तो यहाँ पे ना क्लियरली समझ में आती है, यहाँ पे नंबर्स क्या क्या दिए? 6 दिया है, और 12 और 6 और 12 का कॉम्बिनेशन है, तो या तो ये जो नंबर है 6n स्क्वायर प्लस 6n, या तो डिविजिबल बाय 6 होगा, 12 होगा, या तो दोनों से होगा, ठीक है। अब देखो एक चीज तो दिखाई देता है कि अगर हम 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 से तो डेफिनेटली डिविजिबल। बस प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज पे अटकी पड़ी है कि क्या ये 12 से भी डिविजिबल होगा कि नहीं, तो चलो उसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से, हाँ, अगर n, ओके, दो केसेस बनते हैं, n ऑड हो सकता है और n इवन हो सकता है, ठीक है। अगर n ऑड है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा, और अगर n इवन है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। और इवन इंटू ऑड क्या होता है? इवन इंटू ऑड क्या होता है? इवन होता है, राइट? तो दोनों ही केसेस में इवन बन, दैट मीन्स n प्लस n, n इंटू n प्लस 1, ये जो हमारे पास में ये जो है
n इंटू एन प्लस वन, ये हमेशा हर केस में क्या होगा, इवन ही रहेगा, राइट? क्लियर? समझ रहे हो? देखो दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पे, नेचुरल नंबर बोला है तो n या तो ऑड हो सकता है या तो इवन। अगर n ऑड है तो n प्लस वन इवन हो जाएगा, अगर n इवन है तो n प्लस वन ऑड हो जाएगा, बिकॉज 4 अगर समझो इवन है तो उसमें 1 ऐड कर दोगे तो 5 हो जाएगा, तो 4 और 5 हो जाएगा। और हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही कि इवन इंटू ऑड अगर होता है तो इवन रहेगा। तो इस केस में हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हम इसको सिंपल में क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर को, 6 इंटू एन इवन नंबर। अच्छा, अब 6 इंटू एन इवन नंबर कैन इट बी डिविजिबल बाय 12 और नॉट? क्वेश्चन यही बना हुआ है यहाँ पे। देखो 6 इंटू 2 अगर हम करें, जब से सबसे छोटा इवन नंबर लेते हैं तो क्या है, 12 है, 12 तो डिविजिबल है 12 से। 6 इंटू 4 करोगे तो 24 मिलेगा, ये भी डिविजिबल है 12 से। दैट मीन्स 6 इंटू एन इवन नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 ऑल्सो। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन एंड वी मार्क इट एंड मूव अहेड। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था सभी लोगों के लिए। बढ़ते हैं आगे। A man is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. What is the present age? वापस से वही साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला है, सॉल्व खुद से कर लीजिएगा। मैं इस पे थोड़ा सा इसको स्किप करता हूँ, ठीक है? इसको भी स्किप कर रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बताइएगा कमेंट में सब लोग। चलिए, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 56 वी गेट, मैं थोड़े से ना वैसे क्वेश्चंस को स्किप कर दे रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिए कि मैं स्किप करना चाहता हूँ, बट टाइम की कमी, ऑलरेडी वी आर रनिंग अबाउ 1 आवर राइट नाउ, तो इसीलिए हम यहाँ पे लाइक स्किप कर रहे हैं उनको, और डाउट रहेगा तो मैं ले लूंगा, बाद में इसको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है? चलिए, on dividing a number by 56 we get remainder as 29. On dividing the same number by 8 we what will be the remainder? अब ये देखो, ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। हमको क्या पता है, डिविडेंड, ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट? अब क्या बोला, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर, ओके, नंबर मतलब कि कोई भी एक एक्स नंबर है, उसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ओके, बाय 56, 56 मतलब क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, तो 56 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो वी गेट 56, और क्वोशंट हमको पता है तो क्यू ही लिख देता हूँ, और 29 उसका रिमाइंडर बच रहा है। तो बोल रहा है ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 8, मतलब कि अगर x को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, ओके, तो कुछ भी और क्वेश्चन आएगा, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, ये हम इंटरेस्ट है इसको, ठीक है? आर क्या होगा, ध्यान से समझो इस चीज को। 56 से जब हमने डिवाइड किया तो हमको रिमाइंडर आया 29, राइट? रिमाइंडर हमको क्या आया, 29 आया। 56 से जब हमने डिवाइड किया रिमाइंडर 29 आया। तो अगर वही नंबर को हम डिवाइड कर दें, अगर उसी नंबर को हम डिवाइड करें 8 से, तो क्या रिमाइंडर बनता है? तो इसका ना एक सिंपल तरीका है, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए ना, ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो एक काम करो, ओके, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, दोनों बता देता हूँ। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 56 और 29 दिख रहा है ना, तो 56 प्लस 29 करो। 56 प्लस 29 अगर हम करते हैं तो कितना मिल जाएगा, 85। अब ये जो 85 आया है ना, इसको डिवाइड कर दो 8 से, 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, और यहाँ पे 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है, 5, ठीक है? एक ये तरीका है, तो रिमाइंडर 5, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। एक और तरीका है, बता देता हूँ। तो एक ये तरीका है कि जो भी पहले केस में हमारे पास में जो भी यहाँ पे डिवाइजर था और रिमाइंडर था, उसको ऐड किया और डिवाइड कर दिया जो दूसरा नया हमने डिवाइजर लाया था, ओके, उससे। दूसरा तरीका है, ये जो रिमाइंडर है ना हमारे पास में, पहले वाले केस में ये जो रिमाइंडर हमारे पास में है, इसी को ले लो और डिवाइड कर दो सीधा 8 से। तो 29 को भी अगर 8 से डिवाइड करो तो हमको पता है कि 8 1 जा और 8 3 जा 24 होता है, लेकिन रिमाइंडर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 5 बचेगा, तो डायरेक्ट आंसर डी आता है। इस तरीके से भी कर सकते, दोनों तरीका, दोनों मेथड सही है, ठीक है? कोई भी मेथड से आप जा सकते हो, ओके, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 3 numbers are in the ratio 1:2:3, their HCF is 12, तो नंबर बताना है, ठीक है?
3 नंबर है, उनका रेशियो है 1:2:3 और उनका एचसीएफ बताना है। अब देखो ध्यान से समझो, एचसीएफ बोला है 12 है, ठीक है। रन उनको नंबर को ए बी सी रन दो, ठीक है। उनके बीच में रेशियो क्या है 1:2:3। तो अगर 1:2:3 का रेशियो है तो एचसीएफ तो कॉमन होता है ना सब में, तो एचसीएफ सब में क्या होगा 12 होगा, ओके। तो एचसीएफ सब में ये जो 12 है ये सब में कॉमन रहेगा। उसके बाद में वो जो रेशियो है उसको समझ लो 1x कर देते हैं, 2x और 3x, राइट। तो मतलब कि 12 तो सब में कॉमन रहने वाला है, बिकॉज एचसीएफ ही हमारा कॉमन फैक्टर बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये। तो कॉमन फैक्टर इन सब में क्या है 12 है, ए बी सी, मतलब ये तीनों नंबर्स जिनका रेशियो हमको मिल रहा है। तो ध्यान से देखो कोई ऐसा नंबर है क्या इसमें से, कोई ऑप्शन है क्या जो इसको फॉलो कर रहा है? यस, यहाँ पे देखो 12। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसको तो फैक्टर को फॉलो नहीं, बिकॉज 4 और 8 में तो फैक्टर ही नहीं आया 12 का, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली ज़्यादा यहाँ पे तामझाम नहीं करेंगे, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो एचसीएफ जब बोला तो कॉमन फैक्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो लीस्ट जो हम यहाँ पे मतलब लीस्ट जो हम कर सकते हैं वो यहाँ पे 12 × 1 अगर हम करेंगे तो 12 आएगा, ये कितना 24 आएगा, ये होगा 36। इस तरीके से हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 to 700 which are divisible by 2, 3 and 7? 2, अब 300 से 700 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि 2, 3 और 7 से डिविजिबल हैं, ये हमको बताना है यहाँ पे। अब देखो 2, 3, 7 से, ओके, तो हमको पहले तो एक ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर 2, 3, 7 से कॉमनली डिविजिबल रहे। तो कॉमनली अगर डिविजिबल एक नंबर चाहिए तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। इन तो एलसीएम ऑफ 2, 3, 7 क्या होगा? देखो इन किसी का भी फैक्टर है कुछ? नहीं है ना, नहीं है ना, कोई भी किसी का फैक्टर कुछ भी नहीं है। तीनों के तीनों रिलेटिवली प्राइम है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2, 3 ज़ा 6, 6 × 7 दैट इज 42। तो 42 है, 42 मिल गया। अब देखो अब हमको क्या समझना है कि 300 तक में कितने नंबर डिविजिबल बाय 42 है और 700 तक में कितने नंबर डिविजिबल बाय 42 है, और उसको माइनस कर देंगे। तो 300 तक कितने नंबर रहेंगे 300, ठीक है। 300 को 42 से डिवाइड करेंगे, तो 42 से अगर हम 300 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखो एक चीज तो हमको पता है कि 42 × 10 करेंगे तो 420 मिलेगा, और 42 × अगर 9 करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 8 और 378। तो सॉरी, हाँ यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 42 को 9 से करेंगे तो 378, बट हमको 300 से नीचे आना है ना। तो चल एक काम करते हैं, 42 × 7 ट्राई करते हैं। 42 × अब देखो 40 × 7 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 280, और 2 × 7 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 14। तो 294 मिलता है हमको। तो 42 × 7 मतलब कि 7 ज़ा 294 बनेगा, और रिमाइंडर हमको यहाँ पे मिलेगा 8, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि 300 तक में 7 नंबर्स है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 300, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 42 है। उसी तरीके से अप टू 700 हम देखते हैं। तो 42 वंस अगेन, तो पहले तो 42 वंसा यहाँ पे हो जाएगा, राइट। 42 बचेगा कितना हमारा यहाँ पे, वी विल बी हैविंग 28, तो 280। तो 280 मतलब यहाँ पे देखो 280 हो रहा था, 7 सा था, तो 292 यहाँ पे आ रहा था, तो दैट मीन 6 ही होगा, तो समवेयर 16, तो 16 होगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो 16 नंबर कंप्लीटली डिविजिबल रहेंगे 700 तक। तो 700 तक में 16 नंबर्स डिविजिबल है, 300 तक में 7 नंबर डिविजिबल है। तो इनके बीच कितने और नंबर लाई करेंगे, दैट विल बी 16 - 7 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 9। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन एंड दिस इज डन। ओके, होप सो क्लियर विथ इट। तो किस तरीके से करना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी मेथड से हम करेंगे, ठीक है। सो
दैट्स इट, 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे। एंड थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। कल के दिन में हमारा डे 4 होने वाला, जहाँ पे कंप्यूटर का लेक्चर होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर होगा उसके अंदर। तो उसका लेक्चर आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बिकॉज काफ़ी सारे वहाँ पे थियरी आने वाले हैं और आपको वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली डू नॉट मिस इट। और लेक्चर बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ, लेक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि वर्कशीट भी बाकी है। वर्कशीट बाकी है जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप पे। आप जाके ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर भी कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, हमने बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस को आपको दिए हैं, जो आप सॉल्व करो तो बहुत मजा आएगा और साथ में आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा और स्कोर भी बढ़ेगा। तो पढ़ाई करते रहो, वर्कशीट को सॉल्व जरूर करो। मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर देना।